फंड मैनेजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, ये बिल्कुल टॉप पे बिकॉज ऑफ द फोमो फैक्टर उनके पास मैक्सिमम पैसा आता है। अगर उस पैसे को तुम ये बोल दोगे कि मैंने इस पैसे को कैश में रखना है, तो सामने वाला बोलेगा छोड़ मैं किसी और के पास जाता हूँ। तो उस टाइम पे पैसा डिप्लॉय करना एक कंपल्शन हो जाती है, बिकॉज फंड मेक्स मनी थ्रू डिप्लॉइंग पीपल्स वेल्थ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने ऐसा किया? सर 2021, चलो हमने वैसे हिस्टोरिकली अपने लिए तो और भी ज़्यादा बार किया है, बट अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में 9 सितंबर 2021 को हम सब माल बेच गए थे। उसके बाद हमारे बेचे भाव से मार्केट अराउंड 16-17% हमारे स्टॉक्स में जो हमारा पोर्टफोलियो हम होल्ड करते थे उसमें और पड़े। पेन था थोड़ा सा, दैट्स ओके। उसके बाद वही पोर्टफोलियो अराउंड 30% करेक्ट करा, तो हमारे बेचे भाव से हमें सिर्फ 10% या 15% नीचे मिला। बट द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज कि अगर मैं किसी भी वैल्यू से 30% फॉल होता हूँ तो नीचे आके जो मेरी साइकोलॉजी है वो बहुत डेंट हो जाती है। दिस इज हाउ आई एम पर्सनली मेड। द पेन ऑफ लूजिंग दैट मनी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी मुझे कॉल लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे ना, कहेंगे यार अब इस समय क्या, ये बताओ करेंट पोजीशन, यानी अब हम जिस समय बातचीत कर रहे हैं उस समय आपने क्या बाइंग शुरू कर दी है या कितनी करी है, नहीं करी है, इस समय क्या सिचुएशन है? सर मैंने 28 जनवरी को बाइंग शुरू करी थी। 28 जनवरी को? हाँ ओके, ठीक है। 28 जनवरी को अराउंड 25% पोर्टफोलियो लिया था। उसके बाद 5% 1-2 और लिए, और कल परसों और तरसों में हमने 100% ले लिया। 100%? जी, इन्वेस्टेड एज ऑफ येस्टरडे which is fully invested, 18th of February we are fully invested। 18 फरवरी को इन्वेस्टेड, फुल्ली इन्वेस्टेड है इक्विटी में। क्यों? सर देखिए, जो पोर्टफोलियो लेना चाहते थे वो 30 से 35% नीचे मिल रहा है। हिस्टोरिकल मार्कर सारे बोल रहे हैं कि वी आर इन अ कंफर्ट जोन। फियर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो एट मैक्स है। पहली चीज़ ये थी सर जो हमें उससे समझ आई कि आपको कुछ भी करके मार्केट में कैपिटल इरोजन नहीं करना है। मुझे आज भी वो आदमी याद है बीएससी में, वंडरफुल इन्वेस्टर। जैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि डिफरेंट कंपनीज, वो चाय बेचते हैं आज की डेट में, ठीक है, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है उनका मार्केट में। हाँ, क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने अपने बताया नहीं, उन्होंने या तो अपने पैसे उड़ाए या दूसरों के पैसे उड़ा दिए, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। So it's not only about money, it is about the confidence also. So यहाँ से कैपिटल प्रोटेक्शन की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस मुझे समझ आई। इट्स ओके टू लेट गो द लास्ट मनी, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन जरूर रखनी है। अगर आपसे ये कहा जाए कि मार्केट को टाइम किया जा सकता है, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये गलत है, मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि मार्केट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टाइम किया जा सकता है। तब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक तुक्का था। लेकिन आज ऐसे शख्स से आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने ऐसा किया है। अब इसको आप लेटर स्पिरिट में समझने की कोशिश करिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है क्या जो 100% कैश कॉल ले ले सितंबर अक्टूबर में, जब मार्केट पीक कर रहा था 27 सितंबर के आसपास। क्यों किया उन्होंने ऐसा, और इसके पीछे क्या इंडिकेटर्स उन्होंने देखे जो इतनी बड़ी कॉल, जो रेयरली शायद किसी ने ली हो। मेरी जानकारी में तो कोई फंड मैनेजर नहीं है जिसने 100% कैश कॉल ली हो। तो आज आपकी मुलाकात ऐसे ही एक शख्स से होने वाली है, और उनसे हम जब बातचीत करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है। आज हम बातचीत करने वाले हैं अनिरुद्ध गर्ग से। इन्वेस्टसेट चलाते हैं, लुधियाना से मुंबई तक का एक सफ़र तय किया है। और जब मैंने, अनिरुद्ध बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में, जब मैंने आपके बारे में सुना पढ़ा तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी 100% कैश कॉल ले। बड़े बड़े फंड मैनेजर से मैंने बात की है, कई पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बात रोज़ होती है, कोई किसी ने भी 100% कैश कॉल नहीं ली थी, लेकिन आपने ली। तो आपने मुझे क्यों ली कैश कॉल, पहले यहाँ से समझाइए, फिर हम धीरे धीरे और इसको डीप समझेंगे। और टाइम मशीन में बैठिए और पीछे चलिए सितंबर 2024 में। उस समय आपकी सोच क्या थी? सर देखिए, इसका आंसर मैं आपके लफ्ज़ों से ही दे देता हूँ कि मैंने ये कैश कॉल इसलिए ली क्योंकि मैं फंड मैनेजर अभी बहुत रिसेंटली बना हूँ। आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फर्स्ट। तो ये जो एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी है जिसमें मैं शुरू से ये सोचता था
कि मार्केट में दो ही चीज़ों को आपने स्पॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल एग्जूबरेंस, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और वैल्यूएशंस। जब इनका दोनों का मिश्रण कहीं भी चाहे ऊपर चाहे नीचे खराब हो जाता है, वहाँ जाके आपको मार्केट के अगेंस्ट एक डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है। अब ऊपर क्या था कि वैल्यूएशंस बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी ग्रोथ के साथ, और एक्सपेक्टेशंस जो थी इन्वेस्टर्स की, जिस हिसाब से हमारे पास पैसा आ रहा था, जिस हिसाब से लोग पैसा लगा रहे थे मार्केट में, इट वाज वेरी क्लियर कि एक एक्सूबरेंस चल रही है। तो वहाँ से मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ लास्ट के 10, 15, 20% आ भी जाएं तो उसके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आपने 100 रुपये से 2022 शुरू किया, आपने उसको 250, 300 वॉट एवर कर लिया, हमारी 192% की रिटर्न थी। अगर आपने उसको 300 पे ले गए फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से अगर 35% का फॉल आ गया तो मेरे 100 रुपये उड़ जाएंगे, मैं 200 पे वापस आ जाऊँगा। ये मेरे लिए उस टाइम पे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू टेक अ रेशनल डिसीजन व्हेन द बॉटम इज बीइंग मेड। नेगेटिव साइड, अगर मैंने छोड़ दिया तो आखिरी अगर उसके बाद 15-20% पैसे पड़ भी गए, इट्स ओके। आई ऑलवेज फील द पेन ऑफ लूजिंग मनी इन द मार्केट इज़ फार ग्रेटर देन द जॉय ऑफ मेकिंग मनी। तो जो भी आपको पैसा आ गया, आपको ये लगता है कि यार ये तो मेरी नेटवर्थ है, आप अपना लाइफस्टाइल, अपना सोशल माइंड, अपना सोचना, उठना, बैठना, सोना, सब उस हिसाब से शुरू कर देते हैं कि यार अब मैं इतने का आदमी हूँ। सो कहीं ना कहीं कैपिटल प्रेजर्वेशन पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि और कोई फंड मैनेजर नहीं देखा, मेरे ख्याल से सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें फंड मैनेजमेंट आ गई। जब फंड मैनेजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, कि बिल्कुल टॉप पे बिकॉज ऑफ द फोमो फैक्टर उनके पास मैक्सिमम पैसा आता है। अगर उस पैसे को तुम ये बोल दोगे कि मैंने इस पैसे को कैश में रखना है, तो सामने वाला बोलेगा छोड़, मैं किसी और के पास जाता हूँ। तो उस टाइम पे पैसा डिप्लॉय करना एक कंपल्शन हो जाती है, बिकॉज फंड मेक्स मनी थ्रू डिप्लॉइंग पीपल्स वेल्थ। वी ऑन द अदर साइड डू नॉट थिंक सो। तो आपने उस समय बिल्कुल जीरो कर दिया इक्विटी पोर्टफोलियो? एब्सोल्युटली जीरो। और अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब दिया? मैंने उनको समझाया कि देखिए ये जो बताया कि यहाँ से मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल फेवरेबल नहीं लग रहा है, ये तो आप ये लगाइए कि हाँ शॉर्ट टर्म पीरियड में बड़ी जल्दी प्ले हो गया, हमारे अगेंस्ट भी तो जा सकता था। करेक्ट। हाँ, इट्स ओके, बट मैं एक भारी बाजार में से निकल रहा हूँ ना, इट्स ओके। आई डोंट वांट टू मेक मनी थ्रू गैम्बल, आई वांट टू मेक मनी व्हेन द वैल्यूएशंस आर राइट, और जहाँ से मुझे कम से कम ये दिखे कि यहाँ से 50% निफ्टी में एप्रिसिएशन हो सकती है, उस टाइम पे मैं मार्केट में वापस आना चाहता हूँ। जैसे मैंने भी कहा कि ये तुक्का नहीं था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यार बाई चांस मैंने बेच दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आप लोगों को हमको मिलते हैं कि जब भी उनसे किसी स्टॉक की बात करो तो हमेशा ये बताएंगे कि मैंने बॉटम पे लिया था, टॉप पे बेचा था। ये एक बहुत फेवरेट लोगों का पास टाइम कहता हूँ मैं, और वो लिटरली वो झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सच है, बुक्स पे है ये। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आपने ऐसा किया? सर 2021, चलो हमने वैसे हिस्टोरिकली अपने लिए तो और भी ज़्यादा बार किया है, बट अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में 9 सितंबर 2021 को हम सब माल बेच गए थे। उसके बाद हमारे बेचे भाव से मार्केट अराउंड 16-17% हमारे स्टॉक्स में जो हमारा पोर्टफोलियो हम होल्ड करते थे उसमें और पड़े। वो पेन था थोड़ा सा, दैट्स ओके। उसके बाद वही पोर्टफोलियो अराउंड 30% करेक्ट करा, तो हमें हमारे बेचे भाव से हमें सिर्फ 10% या 15% नीचे मिला। बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज़ कि अगर मैं किसी भी वैल्यू से 30% फॉल होता हूँ तो नीचे आके जो मेरी साइकोलॉजी है वो बहुत डेंट हो जाती है। दिस इज़ हाउ आई एम पर्सनली मेड। द पेन ऑफ लूजिंग दैट मनी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी मुझे कॉल लेनी चाहिए। अनुज, आपने एक कीवर्ड यूज़ किया कि रिस्क रिवार्ड हम देखते हैं, क्योंकि रिवार्ड मेरे फेवर में नहीं है, अब रिस्क ज़्यादा लग रहा है इसलिए कैश कर लिया जी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसे एसेस करते हैं, मतलब क्या मैट्रिक्स लगाते हैं जिससे आपको लगता है कि रिस्क रिवार्ड? सर देखिए, जैसे हम मॉडल पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं, हमारे पास अराउंड 30 से 40 तरह के मॉडल पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे। अब उनमें वो साइकोलॉजी बेस्ड पोर्टफोलियोज़ हैं, उनमें किसी ना किसी साइकोलॉजी को पकड़ के हमने वो पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं। अब उन पोर्टफोलियोज़ में जहाँ हम देखते हैं कि हाँ
ओवरऑल वैल्यूएशन उन पोर्टफोलियोज़ की बहुत महंगी होंगी। जैसे अगर कलेक्टिव पोर्टफोलियो पीई, पीबी, पेग, ग्रोथ, न्यूमरस फैक्टर्स जिनसे हम वैल्यूएशन करते हैं कि हिस्टोरिकली ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ जैसे न्यू इकॉनमी, ओल्ड इकॉनमी की हम बात कर रहे थे, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ डिफरेंट टाइम पे जाके महंगे होते हैं। बट जब आपके पास 30-40 पोर्टफोलियो और उसमें से आप ये लगाइए कि अगर 30 में से आपको 15-16 पोर्टफोलियोज़ दिखाने लग गए कि हम हिस्टोरिकली वैल्यूएशंस जो हमारे स्टॉक्स की होती हैं इंडियन मार्केट्स में, उस हिसाब से आज हम एक्सपेंसिव हैं, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे ये देखना शुरू करते हैं कि अब इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या है, कहीं ना कहीं क्या हमें एग्जूबरेंस दिख रही है। अगर उस टाइम पे एग्जूबरेंस दिख जाए और आपने अच्छे पैसे कमाए हुए हैं तो व्हाई नॉट टेक अ कैश कॉल। ओके, हाँ, सो क्या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि नंबर्स से ज़्यादा साइकोलॉजी जब मार्केट में प्ले करने लगे, जब आपको लिफ्ट मैन भी कहे कि ये वाला शेयर बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली, आपका ड्राइवर भी फंड मैनेजर बन जाए, तो वो एक संकेत होता है जो आमतौर पर हम लोग मार्केट में डिस्कस करते हैं कि जिस दिन आपको आपका सब्जी वाला ये एडवाइस करने लगे कि आजकल मार्केट बहुत चल रहा है, ये वाला शेयर ले लीजिएगा, वो एक इंडिकेटर होता है। या फिर आप प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यू, मीन रिवर्सल, ये सब भी देखते हैं? सर आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है Right. कि आप प्राइस टू अर्निंग्स वगैरह के टाइम हिसाब से मार्केट्स बहुत लंबे पीरियड तक एक्सपेंसिव रह सकती हैं। जैसे 2017 दिसंबर से लेके 2020 फरवरी तक प्री कोविड मार्केट्स एक महंगे मोड में चल रही थी, मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश कर रहे थे, बट निफ्टी को अगर हम देखें, निफ्टी बहुत महंगा था पर चल रहा था। मार्केट्स कैन रिमेन एक्सपेंसिव फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमने ये हिस्ट्री में देखा है। बट साथ में जब साइकोलॉजी मीट हो जाती है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ, नाउ द ग्रीड इज देयर, नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक अ स्टेप बैक। ग्रीडी मार्केट में पैसा कमाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बनेगा नहीं पैसा, हर आदमी लेने लगे। हाँ, मतलब चाहे जाए ना पर बनेगा नहीं। उस टाइम पे आप ऑल्टरनेट एसेट से पैसा कमा सकते हैं, गोल्ड से पैसा कमा सकते हैं, यहाँ तक आप लिक्विड फंड में रख के 6-7-8% का ब्याज निकाल सकते तो हैं। आपने क्या किया था? हमने हमने इस टाइम लिक्विड फंड रखा था क्योंकि हमें था कि ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो हमने टोटली लिक्विड फंड तो लिया आपके था। क्लाइंट ने धक धक हो रहा है, यार अनिरुद्ध भाई ने सब बेच दिया, मार्केट देखो भी कितना तेजी में है। मतलब उस समय मुझे ध्यान है सितंबर अक्टूबर के आसपास मैंने भी एक कैश कॉल ली थी कि मैंने 1 अक्टूबर को नौकरी छोड़ दी थी। वो मेरी कैश कॉल थी जी। मतलब कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो ज़रा सा भी डर रहा हो ये हो, और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो सब लोग डरे, अरे यार गिर रहा है, ये गिर रहा है। तो क्लाइंट के अंदर भी तो आपके थोड़ा सा डर आया, यार गलत हो गया क्या, भाई ने सब कैश कॉल कर ली? सर देखिए, मैं अगर क्लाइंट्स के पॉइंट से सोचने लग जाऊंगा ना तो मैं कभी भी रेशनल कॉल नहीं ले पाऊंगा, फिर मेरी फंड मैनेजर कॉल हो जाएगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक इन्वेस्टर कॉल लेनी है। एन इन्वेस्टर कैन बिकम अ गुड फंड मैनेजर। अ फंड मैनेजर कैन नॉट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही बिकम्स अ गुड इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट से लेगी तो एक सच्ची कॉल ली जाएगी। मैं अपना छोड़ के क्लाइंट का ध्यान रखने की कोशिश करूं तो मेरा AUM ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। आप इन 3 महीनों में हमने बहुत बहुत AUM छोड़ा कि लोगों ने बोला कि अरे आप जब लगाएंगे तब बताइए, तो मैंने उनको ये समझाया कि जब मैं लगाऊंगा तब आपका मन नहीं होगा लगाने का। राइट, ठीक है, सो दैट्स ओके। आई बिलीव कि धीरे धीरे जैसे मार्केट में आप अपना नाम बनाएंगे, आपको पता लोगों को पता लगेगा कि नहीं, ये रिस्क नहीं ले रहे, ये एक्चुअल रिस्क नहीं ले रहे। मैं वो फंड मैनेजर नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि मेरा बीटा 0.8 से कम है, 0.6 से कम है। मेरा सिंपल फंड वो है कि जब मार्केट में एक्सपेंसिव होगा और मार्केट और साथ में लोगों का एक्सूबरेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, इट्स ओके टू टेक अ ब्रीदर। मार्केट की सबसे प्यारी रियलिटी है कि यहाँ पे साइकिल्स आते ही रहते हैं। अब नहीं आएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा। तो अब जैसे अब फियर है और ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ये कर देगा और ये वो कर देगा और निफ्टी लोग बोल रहे हैं 21,000 के नीचे चलेगी। अब इस टाइम पीरियड पे हम 100% इक्विटी कॉल ले रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ क्या कि आपके अंदर अभी लुधियाना जिंदा है और डेटा बहुत ज़्यादा देखने से बहुत ज़्यादा ज्ञान दुख का कारण होता है, इसलिए कॉमन सेंस बरकरार रहना चाहिए। ये इसने फ़ायदा दिया आपको? एब्सोल्युटली सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। और मैंने ना द गुड थिंग जो मैंने बहुत शुरू में मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी कि स्टॉक मार्केट को लेके ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी। जो भी लर्न करेंगे अपने एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे, अपनी ठोकरें खा के करेंगे, वरना जो हमारी साइकोलॉजी है वो बिल्कुल आम साइकोलॉजी हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अदर पीपल आर क्राउडेड ट्रेड। हाँ, क्राउडेड ट्रेड बन। तो मैं बर्ड्स आई व्यू से देखता हूँ कि अल्टीमेटली 100% कैश कॉल लेने की कोई सोचता ही नहीं। आप सोचेंगे तब आप कर पाएंगे ना, वो सोच में ही नहीं है। तो ये आप कह सकते हो कि लुधियाना बिल्कुल जिंदा, और इसको मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। होना भी चाहिए। एब्सोल्युटली।
क्योंकि जो कन्वेंशनल नॉलेज है ना, उसी को लोग थोड़ा सा पैकेजिंग करके किताब लिख देते हैं, बट एक्चुअल में तो वही है जो एक आपके फादर साहब ने जो वही एक दोहा सुनाया होगा या एक मसल सुनाई होगी, उसी को एक्सपेंड करके लोग किताब लिख देते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका क्वांट क्या है। मैं कहता हूँ हमारा क्वांट कुछ नहीं है, हमारा क्वांट सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपको लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, बट लाइफ में आप वो सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा याद कैसे रखें, उसके लिए आपको क्वांट की ज़रूरत पड़ती है। सो एक क्वेश्चन और, जब आपने कैश कॉल ले ली, क्लाइंट को आपने समझा लिया और लगभग 6 महीने तक आप कैश में रहे, उस समय आप क्या करते थे? अपने दोस्तों से जब मिलते थे, ऑब्वियसली वो फंड मैनेजर्स ही होंगे या मार्केट के बड़े लोग होंगे, क्या वो आप लोग को क्या बोलते थे कि यार तूने गलती किया, तू तो बहुत सही आदमी निकला, बिल्कुल मस्त टाइम पे बाहर निकल गया? सर मैं आपको सच बात बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट के लोगों से जब मिलता हूं, मैं बस कंपनीज डिस्कस करता हूं, वरना मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्टॉक मार्केट लोगों से मिलने में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मार्केट बस शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक जो मैंने काम करना है, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली आफ्टर दैट। उसके बाद शट डाउन? हाँ, उसके बाद शट डाउन। तो उसके बाद करते क्या है? पिक्चर देखते हैं? हाँ, कभी नेटफ्लिक्स देख लिया, कभी बच्चों के साथ। मुझे एक शौक ज़रूर है, एक मेरा गिल्टी प्लेजर है कि मैं शाम को अपने बच्चों को ले जाके एक नेचुरल्स या मैकडोनल्ड्स की एक आइसक्रीम ज़रूर खा के आते हैं। वाह। हाँ, तो मतलब हफ्ते में 4 से 5 दिन का ये है, मतलब दैट इज़ 1 कैलोरी गिल्ट दैट आई हैव। बट वो मुझे लगता है कि जब ये बड़े हो जाएंगे, जब याद करेंगे, तो उनको ये याद ज़रूर आएगा कि हाँ, फादर के साथ जो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, चाहे जितना भी बिजी होके, तो एवरीबडी लुक्स अप टू इट। ओके, तो चलो अब हम लोग आते हैं आज पर, क्योंकि हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे ना, कहेंगे यार अब इस समय क्या, ये बताओ करंट पोजीशन, यानी अब हम जिस समय बातचीत कर रहे हैं उस समय आपने क्या बाइंग शुरू कर दी है या कितनी करी है, नहीं करी है, इस समय क्या सिचुएशन? सर मैंने 28 जनवरी को बाइंग शुरू करी थी। 28 जनवरी को? हाँ, ओके, ठीक है। 28 जनवरी को अराउंड 25% पोर्टफोलियो लिया था। उसके बाद 5% 1-2 और लिए, और कल परसों और तरसों में हमने 100% ले लिया। 100%? जी, इन्वेस्टेड एज ऑफ येस्टरडे, विच इज फुल्ली इन्वेस्टेड। 18th of February वी आर फुली इन्वेस्टेड। 18 फरवरी को इन्वेस्टेड, फुल्ली इन्वेस्टेड है इक्विटी में। क्यों? सर देखिए, जो पोर्टफोलियो लेना चाहते थे वो 30 से 35% नीचे मिल रहा है। हिस्टोरिकल मार्कर सारे बोल रहे हैं कि वी आर इन अ कंफर्ट जोन। फियर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो एट मैक्स है, क्योंकि सारी दुनिया को दिख रहा है कि 22,000 पे 500 डे मूविंग एवरेज निफ्टी का पड़ा है, तो 22,000 आना चाहिए। आई एम ओके, यहाँ से 10-15% अगर मेरा पोर्टफोलियो टूटता भी है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट विद इट। मैं ये देखता हूँ यहाँ से 2 साल में मुझे आगे क्या मिलेगा। यहाँ से अगर मैं ये पीछे, जब भी मेरे पास लास्ट टाइम हमने जो इन्वेस्टमेंट करी अराउंड जून ऑफ 2022 में, या फिर चलो कोविड को तो बहुत ही बड़ा क्रैश आया था, मेरे हिसाब से मतलब हमारी रिटर्न्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई, लेकिन अगर उसकी आधी भी आई तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:7 या 1:8 बन जाती है, बेयर मिनिमम। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये वाले मैट्रिक्स देखें जो आमतौर पर लोग देखते हैं, वैल्यूएशन देखें, बुक वैल्यू देखें। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात आपने और की होगी, मार्केट में ना तरह तरह के लोग होते हैं। अच्छा, गलत कोई नहीं होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मार्केट में एब्सोल्युटली कोई गलत नहीं, किसी टाइम पे हर आदमी सही होता है। तो एक बहुत कॉमन फिनोमेना है कि लोग मल्टीपल देखते हैं, कितने मल्टीपल पे मार्केट चल रहा है या स्टॉक कितने मल्टीपल पे है। फिर बीच में अचानक से लोगों ने बुक वैल्यू देखना शुरू कर दिया कि यार इंडिया 80% तो कमोडिटी मार्केट है, केवल 20% है जो सर्विस फाइनेंशियल इकोनॉमी है, तो इसको बुक वैल्यू के हिसाब से देखना चाहिए। फिर थोड़ा सा और चेंज आया, मतलब अपनी बात को सही करने के लिए वो एक नया लॉजिक लेके आते हैं। अब एक नया लॉजिक आजकल चल रहा है, मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से देखना है, कैश फ्लो कितना बन रहा कंपनी में। अब एक नया फार्मूला आ गया। फिर जब नई इकॉनमी वाली कंपनी आने लगी तो लोगों ने कहा नहीं, मेरे को टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखना है, यूनिट इकोनॉमिक्स समझना है, तो सब अपने अपने हिसाब से पैरामीटर लगाते हैं। आज की तारीख में जब आप फुली इन्वेस्टेड हो गए हैं तो आपने कौन सा पैरामीटर लगाया? वो ग्रीड एंड फियर वाला आपको लगता है कि ग्रीड खत्म हो गई है एकदम, अब फियर बहुत ज़्यादा है इसलिए आपने लगाई, या आपने ये नंबर्स भी देखे? नहीं सर, ये नंबर्स तो पहले ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा था, वैल्यूएशन को हम पहले देखेंगे, पर हम इनमें से कोई एक नहीं देखते।
ओके। जब हम ये अपना सिस्टम बना रहे थे या जब मैं अपने खुद के फंड्स इन्वेस्ट करता था, अब 2008 में, आप तो मार्केट में 2004 से CNBC के साथ थे, तो 2004 से जो 8 वाला पीरियड था, एक्चुअली रीसेंसी बायस बहुत होता है ना, तो उसमें क्या बोलते थे कि 25 मल्टीपल पे बेचिए, 18 के नीचे लगाइए और 12 के नीचे तो अपना घर बेच के भी लगाइए, राइट। पर 2009 से जब एक बार 2009 में बुल रन शुरू हुआ, तो उसके बाद 2020 तक मार्केट 18 मल्टीपल के नीचे आया ही नहीं। तो वॉज द मार्केट नॉन इन्वेस्टेबल? नहीं। क्या होता है कि मल्टी फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो जो भी आप सोचते हैं वैल्यूएशंस को देखने के लिए, यू शुड हैव मल्टीपल फैक्टर्स वर्किंग टुगेदर। जब आप उनमें एक सी बिहेवियर आता हुआ देखेंगे, कभी आपको सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं आप चल सकते। तो जितने भी आपने फैक्टर्स का नाम लिया, मेजॉरिटी ऑफ देम और इनके अलावा भी कुछ हमारी वैल्यूएशन मैट्रिक्स में एडेड है। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें एक जोन दे देता है कि नाउ वी आर इन अ कंफर्ट जोन। वैल्यूएशन मैट्रिक्स इज नॉट दैट परफेक्ट कि आपको बोले कि दिस इज द बॉटम दैट इज हैपनिंग, एंड यू एक्चुअली डोंट नीड अ बॉटम ऑल्सो। आपको बता देता है कि अब ये कंफर्ट जोन आ गया, ठीक है। कुछ कंपनीज की आपकी जो लेना चाहते हैं उनकी अर्निंग्स बढ़ गई, साथ में अगर आप लेना चाहते हैं कि 35-40% 50% स्टॉक करेक्ट हो गया, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एक बार कंफर्ट मिल गया, अब फियर साथ में, एंड फियर कैन बी क्वांटिफाइड। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। फियर को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। वो एक कौन सा मैट्रिक्स है जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करता है कि यार ये वाला मेरे हिसाब से फिट होना चाहिए, तभी मैं कोई कॉल लूँगा, बाकी भी देखूंगा मैं, लेकिन वो नंबर 1 मैट्रिक्स क्या है जो आपको लगता है कि ये परफेक्ट होना चाहिए? आई थिंक इसको, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मॉडल पोर्टफोलियो अप्रोच से मैं ज़्यादा दिखता हूँ। अगर मेरे पास 30 से 40 मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, जब उसमें से मेजॉरिटी ये बोलते हैं कि हाँ हम इतना, जब भी हमारे में इतना करेक्शन आता है तो हम बाय जोन में चले जाते हैं स्टॉक, तो मेरा नंबर वो 30% का है कि जब मेजॉरिटी ऑफ मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज 30% से ज़्यादा करेक्ट कर जाएं, तो एक बार उनमें कहीं ना कहीं एक बॉटम लग जाता है। अनटिल अनलेस इट्स अ बियर मार्केट। बियर मार्केट में भी लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो जो है, अगेन अगर बियर मार्केट चल रही है तो वो निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज में जब सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैं अपने मॉडल पोर्टफोलियोज को देता हूँ, क्योंकि वो साइकोलॉजी बेस्ड पोर्टफोलियोज हैं। बहुत सारी डिफरेंट साइकोलॉजीज़ के आप ये लगाइए कि मार्केट में 5-7 जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं, वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, इन सब पे मैंने मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं। और जब उनमें करेक्शन आती है और जब मुझे दिखता है कि हाँ अब ये एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गया, जैसे मैंने आपसे 30% बोला, फिर कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि जो लास्ट लेग होती है बुल रन की, उसमें जितनी भी एडिशन हुई होती है, जितने भी पैसा बना होता है, वो सारा डिप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पोर्टफोलियोज में आपको वैल्यू दिखने लग जाती है। एक कॉन्सेप्ट होता है साइजिंग एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। अब आपके केस में तो मैं परफेक्ट कहूँगा क्योंकि आप तो सेलिंग के मास्टर हैं। दर्शकों को मैं बताऊँ कि साइजिंग और सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको बेचना नहीं आता है ना, तो कागज़ में ही पैसा बनता है और कागज़ में ही ख़त्म हो जाता है। यानी आपके अकाउंट में ही पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। तो हम लोग अभी ऑफ कैम चैट कर रहे थे कि जितना अंदर हमारे पास आ गया ना वही हमारा है, पेपर में बनी तो ऊपर नीचे हो रही थी। तो आर्ट ऑफ सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जो ये नंबर्स पे तय नहीं होता कि आप कब सेल करेंगे, या आपके दिल से तय होता है कि नहीं मेरे को इतने पे अब सेल करना है। तो आपने तो सेलिंग ज़रूर सीखी होगी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है साइजिंग एंड सेलिंग? साइजिंग एंड सेलिंग से आप क्या? साइजिंग सेलिंग मीन्स कि कब बेचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एब्सोल्युटली। अब हमें बेचना है और साइज करना है हमको अपने पोर्टफोलियो को। साइज भी नहीं मैं समझ पाया, मैं आपका क्वेश्चन ढंग से आंसर करना चाहता हूँ, इसलिए समझ। साइजिंग से मेरा मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो मैं 2 तरह साइजिंग को देखता हूँ कि एक तो आपने पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाई बना रखा है, और उसमें एलोकेशन भी आप जोड़ दीजिए वो, और फिर सेलिंग, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? सर देखिए, मैं तो बिल्कुल एक सिंपल अप्रोच पे इन्वेस्टिंग करता हूँ, दैट एज द मार्केट बिकम्स एक्सपेंसिव कीप ऑन रिड्यूसिंग योर बीटा। ओके, ठीक है। जब मार्केट, अभी मैं इसका पूरा आंसर देता हूँ आपको, जब मार्केट सस्ता है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, आपको ये देखना है इंडिया में कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि मुझे अपनी 3 से 4 साल के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे सस्ती मिल रही हैं, जो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, हर आदमी को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को कोई ना कोई मल्टीपल देता है, उससे मुझे नीचे मिल रही हैं। तो तब हम करते हैं वैल्यू।
हम कहते हैं कि हम वैल्यू तब करेंगे जब ओवरऑल मार्केट में वैल्यू है। हम वैल्यू से निकलते हैं तो ग्रोथ में चले जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट एक नया बुल रन शुरू करता है, वी गो इनटू ग्रोथ। ग्रोथ में हम फोकस करते हैं उन कंपनीज में जिनमें रिलेटिव चेंज है। बाय रिलेटिव चेंज में बोलूँ तो एक एडवांटेज जो आज एक कंपनी के पास है पहले नहीं थी। तो कुछ ना कुछ एडवांटेज, जैसे अगर हम बजट की इस बार बात करें, बजट ने 1 लाख करोड़ रुपया इंडियन कंज्यूमर के हाथ में दे दिया है। ये 1 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं तो जा रहा है, कहाँ कहाँ जा सकता है और कौन सी कंपनीज इस पर कैपिटलाइज कर सकती है। थर्ड हम आते हैं क्वालिटी पे। जब मार्केट महंगा हो जाता है हम उन कंपनियों में जाते हैं कि अगर बियर रन में भी फंस गए तो भी हमें बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो पे शक नहीं होगा। कैपिटल प्रोटेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, मतलब अगर आपके पास HDFC बैंक पड़ा है और आप बियर रन में भी चले गए तो आप कहोगे यार इंडिया का बेस्ट बैंक पड़ा है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डरूंगा नहीं नीचे आके। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एग्जिट करना है मार्केट से, या मेरा इन्वेस्टर भी नहीं डरेगा। अगर मुझे फ़ोन आएगा कि अरे बहुत डर लग रहा है मार्केट में, तो मैं बोलूँगा कि HDFC बैंक खत्म हो जाएगा तो अपन भी खत्म हो जाएंगे, क्या फ़र्क है। अच्छा, अभी आपने देखा कि मैं आपका एक छोटा सा पॉइंट वो बता रहा। हमारा लास्ट जब हमें एग्जूबरेंस स्पॉट हो जाती है, जब हमें लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जूबरेंस है मार्केट में, और एग्जूबरेंस पहले वैल्यूएशंस महंगी जो हमारा स्टेज 3 हो गया, और कहीं ना कहीं जाके जहाँ हमें पता लगता है कि जो हमने क्वांटिफाई किया है ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, वो बोलता है कि ग्रीड इज हिटिंग द पीक, तब हम टोटल कैश कॉल लेके एग्जिट होते हैं। हमने बहुत सिंपल फ्रेमवर्क अपना रखा हुआ है, हमने टू मच कॉम्प्लिकेट नहीं इसको किया हुआ। जब हमारा ग्रीड इंडेक्स बोलता है कि नहीं अब तो इट इज़ हिटिंग द पीक, देयर इज टू मच एक्सूबरेंस हैपनिंग इन द मार्केट, हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि 2-3 घटनाएं अभी रिसेंट में हुई। बजट में 12 लाख टैक्स फ्री कर दिया तो लोग बड़े खुश हो गए। RBI ने रेट कट कर दिया तो भी लोग बहुत खुश हो गए। और US में भी हो गया थोड़ा बहुत जो कुछ भी होना था। कई सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद हमारे जो फिरंगी दोस्त हैं, जिनको हम लोग FIIs कहते हैं पॉलिश लैंग्वेज में, वो अभी भी बेचे जा रहे हैं। क्यों? आपको कुछ, आप लोग इसको एनालाइज करते हैं? सर देखिए, FIIs पर्टिकुलरली, एक FIIs को इंडियन रिटेल आया है मार्केट में और ये अब परमानेंट है। मतलब इंडियन रिटेल का साइकोलॉजी, मतलब कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इंडियन रिटेल को समझ आ गया कि इक्विटी इज़ अ वेरी गुड एसेट क्लास। अनटिल एंड अनलेस वेरी bad thing happens for the Indian markets, which I don't see anywhere near happening, तो Indian retail is here to stay। अब FIIs वाली जो कंपनीज हैं, अगर आप नेस्ले की बात ही करिए, नेस्ले यहाँ ट्रेड हो रहा है और वहाँ ट्रेड हो रहा है, दोनों के वैल्यूएशन में डिफरेंस बहुत है, तो FIIs को कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जिट मिल रहा है। और उनको मेरे हिसाब से, जैसे मैं देखता हूँ, बढ़िया रिलेटिव चेंज इस टाइम पे US में दिख रहा है। तो अगर वो बेच भी रहे हैं तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडियन रिटेल कैन एब्जॉर्ब इट, बट द पॉइंट आई बिलीव कि ये जो करेक्शन आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ FIIs, इट्स जस्ट कि इंडियन और FIIs कभी भी ओल्ड इकॉनमी में पार्टिसिपेट करके ज़्यादा खुश नहीं होते। अगर आप उनकी होल्डिंग देखेंगे तो वो क्वालिटी होल्डिंग में वो करते हैं। क्वालिटी पहले से इंडिया में बहुत महंगी है, और ये वाला जितना भी रन था 2022 से लेके 2024 सितंबर अक्टूबर तक, इट वाज एन ओल्ड इकॉनमी रन, प्राइमरली लेड बाय केपेक्स, railways, defense, infrastructure, power, and then other old economy companies like capital good companies। तो इसमें ये ज़्यादा लंबे चौड़े पार्टिसिपेंट है ही नहीं। ये FIIs को, मैं ऐसा सोचता हूँ, इफ़ आई कैन टॉक वेरी फ्रैंकली, कि FIIs का बहाना ज़्यादा बनाया जा रहा है, उतनी बड़ी चिंता की बात है नहीं। इंडियन मार्केट्स आर ऑपरेटिंग दैट दे डू फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी इसमें आप FIIs बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे। एंड टू आंसर योर अदर थिंग जो आप बात कर रहे थे ना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंस इन द मार्केट। आप देखिए, आप साइकोलॉजी कैसे प्ले करती है। आपने बोला बजट में रिलीफ आया, फिर उसके बाद RBI का रेट कट आया। अगर आप बुल रन में देखेंगे कितनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, जापानीज येन कैरी ट्रेड, और मतलब क्वान्टिफाई कर रहा था 8-10 बैड न्यूज़ आई इकट्ठे। अब बुल रन विल ऑलवेज कीप ऑन फीडिंग ऑन बैड न्यूज़। उसको जितना आप बैड न्यूज़ दोगे उतना मार्केट और तेज़ होगा। और जब एक बुल मार्केट करेक्शन या बियर रन आता है, जितनी भी गुड न्यूज़ दीजिए मार्केट में और करेक्शन बढ़ती है। तो ये अल्टीमेटली तो मार्केट की करेक्शन जिस दिन कोई अच्छी बैड न्यूज़ आएगी उस दिन खत्म होगी। ओके, तो पता नहीं कब आती। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, बहुत अच्छी बात कही आपने कि 2014 से, रिसेंसी बैस अपना भी समझ लो आप, 10 साल 11 साल का, 2014 से 2025 में हम लोग चल रहे हैं। एक आध साल शायद होगा जब नेट बायर थे FIIs, वरना उन्होंने लगातार बेचा ही है। एब्सोल्युटली। उसके बावजूद हमारा मार्केट कहाँ तक आया ये आपने देखा होगा।
तो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में या किसी के साथ जब मैं बात करता हूँ तो ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में डाल के समझिए। एक चीज़ को पकड़ के उसी को आप निचोड़ देंगे तो आप उससे कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि एक फंड मैनेजर की नज़र से एफआई की क्या है, ये सब चीज़ें होती है। तो अभी तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होनी कि अब कहाँ लगा रहे हैं पैसे, ये तो बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा अनिरुद्ध जी के बारे में जानते हैं, अपने बारे में बताइए थोड़ा, लुधियाना से यहाँ तक जर्नी कैसी रही? सर born in a very सर मत बोलिए नीरज जी, born in a very competitive family। एजुकेशन का बहुत कल्चर था शुरू से। तो फादर मेरे इज़ अ सेल्फ मेड मैन। तो मैं अपने बारे में बोलने से पहले उनसे शुरू करूंगा, क्योंकि बिल्कुल इन्वेस्टेड और अनिरुद्ध की सारी जर्नी जो है वो रजनीश गर्ग के थ्रू ही गुजरी है। वाह। हाँ, तो 1992 में ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज की टिकट ऑफर करी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, सो मेरे फादर को मिली। तो किसी तरह अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से पैसे उधार लेके उन्होंने वो टिकट खरीदी। एंड देन वेरी वेरी हार्ड वर्कर एंड अ पैशनेट पर्सन फॉर इक्विटीज़। आज भी मैं बोलूँ तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो रात को 3-3 बजे तक काम करते हैं। ठीक है, तो वही उनसे सीखा। और फिर सिर्फ पैसा बनाना नहीं, ओवरऑल लोगों से रिलेशंस बनाना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ये सब जब ट्रेड्स आप अपने फादर में देखते हैं तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली फादर ने शुरू से एक ही बात बोली कि और कोई सब्जेक्ट बेटा पढ़ मत पढ़, एक ही सब्जेक्ट है जो ढंग से पढ़ना पड़ेगा अगर ये काम करना है, वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ आ गया। मैथमेटिक्स का शौक़ ऐसा आ गया कि आप ये लाइए कि अगर कोई, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, अगर कोई गाड़ी सड़क पे जा रही होती थी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके नंबर का, फिर स्क्वायर रूट, लॉग, सब अपने मन में करता रहता था। तो मैथमेटिक्स का इतना क्रेज़ था। मतलब उसके बाद हम कॉमर्स, मैं नॉन मेडिकल करना चाहता था, पर फादर को किसी ने बोला कि अगर ये नॉन मेडिकल कर लेगा तो यूएस चला जाएगा, तो तुम तो सिखा नहीं पाओगे। तो फादर ने कहा इतना मार्केट में पैसे दे दे के ज्ञान बटोरा है, तो अगर इनको नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या। तो फिर मुझे कॉमर्स करना पड़ा। कॉमर्स करने के बाद आई वाज मतलब 12th में अच्छे नंबर आ गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिला शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसने मेरा फ्यूचर चेंज कर दिया। उस ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा कोर्स जो शहीद सुखदेव कॉलेज का है, उस टाइम पे उसको BBS बोलते थे, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। एक्सेल जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसमें 6 सेमेस्टर होते थे रेदर देन अ बीकॉम। बीकॉम में जैसे आपके साल के होते हैं, उसमें 6 सेमेस्टर से, और अगर आप एक भी सेमेस्टर में फेल होते हैं तो आपको फिर से सब, यू हैव टू डू द एंटायर थिंग अगेन। सप्ली वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव कोर्स था। इकोनॉमिक्स भी वो पढ़ा देते थे, MA इकोनॉमिक्स लेवल की। तो एक कंप्लीट कोर्स 3 साल उन्होंने हमें ढंग से समझाया। तो एक अच्छा फ्रेंड्स जो वहाँ से बने, हाईली इंटेलिजेंट लोग थे। तो एक अच्छी कंपनी में हम वहाँ से आ गए। उसके बाद 1 साल गए ICMA सेंटर UK, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन ये मास्टर्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करी। वहाँ पे जाके कुछ इतना नहीं सीखा मैं बोलूँ तो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा 3 साल की ज़्यादा मेहनत के बाद एक ब्रेक ही था। वापस आए तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैलेंस शीट स्टडी कर रहे थे, तो फादर ने बोल दिया कि शादी भी हो चुकी थी। वापस आए तो शादी हो गई, तो फादर ने बोला कि बैलेंस शीट क्या स्टडी कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो लगा अरे यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो हम नहीं। सो मैंने अपनी वाइफ को, आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऑफिस से निकला थोड़ा सा दुखी होके। आई कॉल्ड माई वाइफ कि भाई 4-5 साल के लिए छोड़ सकते हो मुझे? शी इज़ लाइक व्हाट, क्या बोल रहे हो? तो मैंने बोला कि यार फादर ने ऐसे बोला, मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है। सो उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी। तो नंबर्स का शौक़ था, अकाउंटेंसी का शौक़ था शुरू से। बैलेंस शीट्स के साथ शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता था पढ़ के बैलेंस शीट्स के, हाँ चल क्या रहा है। खुद की मैं बैलेंस शीट बनाता था जो पापा हमें पैसे देते थे। सो अल्टीमेटली ये एजुकेशन जर्नी रही। पर सबसे अच्छी जर्नी जो मेरी रही वो थी मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी। स्टॉक मार्केट 2006 में आए। 2006 में आए, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी बढ़िया बात है। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वहाँ पे UK में, ही वॉज अ नोबल लॉरेट। तो वो हमें समझाते थे कि इंडियन मार्केट में एक्सेसेस हो रही हैं। और हम ये सोचते थे कि अरे यार ये
मतलब लिटरली इनका टाइम निकल चुका है, तो हमारे देश से जेलस हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम इंडिया शाइनिंग था और मैं उस टाइम पे ट्रेडिंग भी करता होता था। तो मेरे हॉस्टल में जो वहाँ पे मेरा हॉस्टल था उसकी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, एक 40 इंच की, ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा बन रहा था 2008 में। मतलब उस टाइम पे BTST में बड़ा अच्छा पैसा बन रहा था और हमें ऐसा लगता था कि BTST हमने ही निकाल लिया। ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो रोज़ काम करते थे, लोग हैरान थे कि यार ये लड़का रोज़ के 5-10 लाख रुपए कैसे बना लेता है। तो उसके बाद 2008 आया जी, निपट गया सब। लेकिन वो 2008 में एक बड़ा अच्छा सर लर्निंग दी कि बॉस ऐसे काम नहीं चलेगा, यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। और उसने बॉम्बे के दरवाजे खोले मेरे लिए। राइट। हाँ, 2009 में मैं मुंबई आया, मैंने एक म्यूचुअल फंड के साथ यहाँ पे अपना ट्रेनिंग करी, पर मुझे ज़्यादा वहाँ पे कुछ काम करके मज़ा नहीं आया, बिकॉज मैं ये देखता था कि 6 महीने लगा के मैंने एक कंपनी पे रिसर्च करी, इन एंड आउट। स्वराज इंजन की मैं रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी और मुझे एक एक कंपोनेंट पता था कि इंजन में वाई स्वराज इज़ बेटर देन दी अदर्स और किर्लोस्कर क्या कर रहा है, और एक एक चीज़ फुल डिटेल्ड स्टडी। और जिस दिन मुझे बाय रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया उस दिन पता लगा कि म्यूचुअल फंड खुद तो ये स्टॉक्स बेच रहा है। तो यार मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये कल्चर में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट अच्छी चीज़ हुई वहाँ पे एक बहुत अच्छी, कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बड़े अच्छे मिले, फ्रेंड्स बड़े अच्छे मिले, जो कि हमारी तरह ही सोचते थे कि हमें रियल वेल्थ क्रिएट करनी है और कोई भी मार्केटिंग गिमिक नहीं करना। तो हमने कहा यार लोगों को समझते हैं। हमने एक, क्योंकि आए तो थोड़ी वेल्दी फैमिली से थे, कुछ पीछे बेस था, तो वहाँ काम करते करते हमने एक अपनी कंपनी बना के उनमें कुछ लोग एम्प्लॉय किए। हाँ, और हमने बोला कि उनको क्वेश्चनर बना के दिया उस टाइम पे, कि क्वेश्चनर हमने डिफरेंट लोगों से, तो हमने 250 प्लस फंड मैनेजर्स और अराउंड 1000 रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल ओवर इंडिया से हमने उनसे वो क्वेश्चनर बनाया। हमारे 4 चीज़ें समझ आई उस टाइम पे, और उस बेसिस पे सारी इन्वेस्टर टिकी आज की डेट पे। वाह। पहली चीज़ ये थी सर जो हमें उससे समझ आई कि आपको कुछ भी करके मार्केट में कैपिटल इरोजन नहीं करना है। मुझे आज भी वो आदमी याद है BSc में, वंडरफुल इन्वेस्टर, जैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि डिफरेंट कंपनीज, वो चाय बेचते हैं आज की डेट में, ठीक है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है उनका मार्केट में। हाँ, क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने अपने बताया नहीं, उन्होंने या तो अपने पैसे उड़ाए या दूसरों के पैसे उड़ा दिए, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सो यहाँ से कैपिटल प्रोटेक्शन की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस मुझे समझ आई। राइट। इट्स ओके टू लेट गो द लास्ट मनी, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन ज़रूर रखनी है। हाँ, हर हालत में बड़े नुकसान से बचना है, लार्ज लॉस नहीं करना है, बेसिकली पिच पे रहना है। हाँ, चाहे आप कितने भी मेड इन ओवर निकालिए, पिच पे रहना। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन की, कैपिटल एप्रिसिएशन को मैं कैसे देखता हूँ कि अगर आप 3 साल के टाइम पीरियड पे अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, तो आपकी साइकोलॉजी को आपको रीविजिट करने की, आपकी स्ट्रैटेजी को आपको रीविजिट करने की जरूरत है। बिल्कुल। डज नॉट मीन दैट यू आर अ बैड इन्वेस्टर। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी PMS मैनेजर्स थे जिनको पिछले 2-3 साल में रिटर्न्स नहीं आई, वो आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही हैं। ये तो टाइम पीरियड्स हैं मार्केट्स के, टाइम पीरियड्स हैं मार्केट्स पे कि हाँ ये एक ओल्ड इकॉनमी रन शुरू हुआ तो नहीं आया, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई एम वेरी श्योर दे विल परफॉर्म। बट एवरीबडी नीड्स टू, आई थिंक एज अ फंड मैनेजर, वहाँ से मुझे ये समझ आया कि मुझे एक स्ट्रैटेजी ऐसी चाहिए जो हर मार्केट सिनेरियो में परफॉर्म करे, और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मेरी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है, मेरी साइकोलॉजी और क्लाइंट की साइकोलॉजी मीट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि आप मेरी साइकोलॉजी समझिए, अगर आपको लगता है कि आप मेरी साइकोलॉजी के साथ अपनी साइकोलॉजी अलाइन कर सकते हैं, देन यू बी एन इन्वेस्टर विद अस, अदरवाइज नॉट। परफेक्ट। हम लोग इसको हमेशा कहते हैं अनिरुद्ध भाई मार्केट में कि आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, पैसा बन जाएगा। एब्सोल्युटली। आप जैसे आपने कहा पिच नहीं छोड़नी है, तो जब मार्केट सर्वाइवल का मतलब होता है कि लार्ज लॉस नहीं करना है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हो सकता है, इमीडिएटली एग्जिट करिए उसमें से। कोई प्यार मोहब्बत नहीं किसी कंपनी से, शादी नहीं कर रखी उससे, आपने तुरंत तलाक दे दीजिए। बिल्कुल। लार्ज लॉस मत करिए और सर्वाइव करिए आप, खाली पैसा आपका बनेगा। मार्केट का ये रूल है, तो पिच तो छोड़ने का नहीं है। गेम्स, अच्छा हाँ, अभी तीसरा चौथा बाकी वो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ। आई थिंक जो सबसे, और इन्वेस्टमेंट शुरू किस लिए किया गया,
सर मैं जब मुंबई आता था एज एन इन्वेस्टर, आप टाइम टू टाइम फंड मैनेजर्स आपके फ्रेंड्स से आप मिलने आते हो, तो मैं एक्सट्रीम बायस देखता था यहाँ पे। और वो अभी भी है। अभी भी है, वो बायस बहुत मुश्किल है जाने कि आप ये बोलते हैं अरे पब्लिक सेक्टर इज़ फॉर ओनिंग। मुझे एक बहुत मेरे फ्रेंड और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड मैनेजर ने बोला, अनिरुद्ध यू हैव सो मेनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, ओनिंग अ पब्लिक सेक्टर इज अ क्राइम बॉस। क्राइम बॉस, यस। And 6 months before the end of the public sector run, they launched an old economy fund जिसमें होल्डिंग सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की थी। तो या तो आप मार्केट पे टाइम पे डिसीजन ले लीजिए, बायस मत क्रिएट करिए, वरना आपके इन्वेस्टर्स और मार्केट आपको कंपेल कर देंगे रॉन्ग टाइम पे वो डिसीजन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं बायस रिमूवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट इज़ टोटली बायस फ्री। मुझे जहाँ रिलेटिव चेंज दिखेगा मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, मुझे बायस नहीं रखना है। एंड फोर्थ वाज टेक। ओके। अगर आप डेटा को नहीं क्रंच करेंगे तो आप उतने बेटर इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। व्हेन टेक कम्स टुगेदर इट सिंप्लीफाइज डेटा फॉर यू। आपको एक नंबर पे नहीं रहना है, और एक नंबर पे आप तभी नहीं रह पाएंगे कि अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिटी टेक होगी जो आपको समराइज करके दे रही है कि बॉस इतना सारा डेटा आपने हमें दिया, ये निष्कर्ष निकल रहा है इसका। करेक्ट। हाँ, सो योर माइंड वर्किंग टू एनालाइज ऑल द फैक्टर्स versus tech working to analyze those factors and giving the end result to you, it is much better. इसको हम लोग एक चीज़ और तरीके से कहते हैं कि अगर अपने आप को आप मार्केट में बनाए रखते हैं, जैसे अभी 4 चीज़ें जो बताई अनिरुद्ध ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायस नहीं रखना है आपको कि यही स्टॉक अच्छा है, यही ख़राब है, और सस्टेन करना है, तो फिर आपका पैसा इसमें बनेगा, राइट। तो ये फार्मूला बहुत ही बढ़िया आपने बताया। गेम्स वगैरह कुछ पसंद है? सर अभी तो नहीं खेलता, बट पिछले 4 साल से जब से इन्वेस्ट को सेट कर रहा था तब से थोड़ा सा कम है। उससे पहले स्क्वॉश और आई वाज एन एविड रनर। मैंने मैराथॉन्स, कंप्लीट मैराथॉन्स 3-4 की हुई हैं, सिंगापुर मैराथन करी है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर फोकस करा जाए, और आई हैव एनरोल्ड फॉर द वैंकूवर मैराथन इन मे। अरे वाह, देखा, जो लोग दौड़ते हैं ना और जो स्प्रिंट वाले होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। लंबी रेस दूर तक दौड़ना, इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में बने रहो आप खाली। सर जब आप मैराथन कर रहे होते हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके माइंड में कुछ नहीं रहता, या आप जब गेम स्क्वॉश खेल रहे हो उस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो उस गेम को खेलने की या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करने की आपको बहुत, मतलब आपके माइंड को एक डिटॉक्स मिलता है, इट बिकम्स कम्प्लीटली फ्री। परफेक्ट। अच्छा, एक हम इससे पहले कि अब हमारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग काम की बात है, उधर क्यों नहीं जा रहे हैं कि अब कहाँ, आपकी सबसे कोई आपने मिस्टेक की हो वो बताइए। सर मिस्टेक अभी की थी, और इस मिस्टेक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज अ पर्सन इज़ एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक्स। अगर मैं मिस्टेक एक्नॉलेज नहीं करूँगा ना, तो मिस्टेक तो हो गई, उसका मैंने भर भी दिया, और एक्नॉलेज कर दूंगा तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल लूँगा। करेक्ट। इस बार जब सेल एट द टॉप था, जो हमारे पास पोर्टफोलियो था, मैंने कहीं ना कहीं उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया था, जो मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता। बट वेन एवर अनिरुद्ध गर्ग एज अ पर्सन हैज स्टेप्ड इन वर्सेस द सिस्टम, आई हैव ऑलवेज मेड लेस मनी। सो मेरा खुद का पोर्टफोलियो, विच इज़ अ रेप्लिका ऑफ व्हाट माई इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इज, हैज़ ऑलवेज गिवन मी लेस रिटर्न देन द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। And my father always says that please try to copy your investors portfolio. Why do you apply your own mind from time to time? So human bias जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। तो मेरे पास अब जो स्टॉक्स थे, मैं जिस भाव, बहुत अच्छे बिके, 192% की उसकी रिटर्न आई पोस्ट फीस पोस्ट एक्सपेंसेस, बट लास्ट 2-3 साल की। बट मैं उसमें क्या चाहता था कि हाँ, जहाँ मेरा सिस्टम बोल रहा था बेचने के लिए, या मेरा सिस्टम बोल रहा था नॉन कंसंट्रेशन के लिए, वहाँ पे मैंने थोड़ा बायस किया, तो इट कुड हैव बीन प्लेड इन अ मच बेटर वे। और अगर वो हो जाता तो मेरे इन्वेस्टर्स, मुझे अपने से ज़्यादा दुख अपने इन्वेस्टर्स का होता है कि हाँ, अगर मुझे उनके वो 10-15% में बचा लेता तो और बेटर था। हाँ, लेकिन अब इसका यही वो है कि जैसे अब लेने की बात है, सो अगर कहीं मन करता है कि नहीं यार 22,000 निफ्टी हो सकती है, 500 डे आप पे आ सकती है, पर अगर मेरे ओवरऑल सिस्टम्स मल्टी फैक्टर मॉडल है जो वो बोल रहा है कि नहीं, इट्स ओके टू इन्वेस्ट एंड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ओके, आई एम नॉट
letting fear affect me at all. सो 2 या 3 साल 4 साल जो भी आपका नज़रिया होता, उसके हिसाब से अब आपने फुली इन्वेस्ट कर दिया है। जी। 27 जनवरी आपने बताया, 28 से शुरू किया था 28 और से कल शुरू खत्म किया किया था, और कल यानी 18 को 18 फरवरी। फरवरी को 100% इन्वेस्टेड है। तो मैं स्टॉक तो पूछता नहीं हूँ किसी से, तो किस तरह की थीम्स पे, लार्ज कैप, मिड कैप, या कोई खास सेक्टर, क्या कहाँ इन्वेस्ट किया आपने? सर अराउंड, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से बात करें तो अराउंड 40 to 50% लार्ज कैप है, अराउंड 30 से 1% मिड कैप है और 20-1% स्मॉल कैप तो है। मतलब टॉप से 100-200 के बीच में ही, हाँ टॉप 100 या 200 स्टॉक्स के बीच में ही रहते हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नीचे भी जा सकते हैं। हाँ 500 तक चले जाते हैं। हाँ, मुझे लिक्विडिटी कंसर्न्स नहीं चाहिए अपने स्टॉक्स में बिल्कुल भी, तो मैं एसएमई नहीं लेता। हाँ, ऐसे भी तो खैर नहीं, बहुत लोग लेते हैं, मैं नहीं लेता एसएमई, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी के कंसर्न्स रहते हैं और मुझे लगता है इधर भी तो इतनी कंपनीज है, उधर ही जाके क्यों आपने उधर से क्यों निकालना है, एसएमई में से क्यों निकालना है। तो एसएमई को तो मैं तो फॉरेन लोकेशन ही मानता हूँ, आप इसको बायस समझ लीजिए, पर हाँ अभी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी उतनी अच्छी तरह हम कर नहीं पाए। तो 500 तक चले जाते हैं। अगर हम क्या खरीद रहे हैं की बात करें तो मुझे इस टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स ठीक लगता है। मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए बिग रिलेटिव चेंज आ रहा है। अल्टीमेट ट्रम्प साहब तो रोज धमकी दे रहे हैं कि टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। सर वो जैसे हम बात कर रहे थे, इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट। लगा दें टैरिफ, लगेगा भी टैरिफ, दैट्स ऑल राइट, बट अल्टीमेटली ये फार्मा कंपनीज को, अगर इंडियन फार्मा कंपनीज नहीं करेंगी तो कौन सी फार्मा कंपनीज करेंगी? देयर इज नो सब्सिट्यूट टू, इफ यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग substitute to China in terms of pharmaceuticals, especially where health is concerned, I think India is the only way forward. फार्मा में कर रहे हैं, फार्मा में कर रहे हैं। फिर आपको कैपिटल गुड्स की जो लीडर्स, अच्छी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो आपको नीचे मिल रही हैं। और इंडिया में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस टाइम पे, जो ये न्यू एज कंपनीज आ रही हैं, तो उनमें आपको रिटेल में कुछ कंपनीज हम खरीद रहे हैं जो न्यू एज है। अब लुधियाना में मैं बात करूं तो ये जो टाटा ग्रुप की ट्रेंड है, लुधियाना जैसे शहर में 5 स्टोर खोलें और भरे रहते हैं। फास्ट फैशन, हाँ, फास्ट फैशन, अफोर्डेबल फैशन इज वेरी वेरी गुड। तो इंडियन कंज्यूमर की एस्पिरेशंस चेंज हो रही हैं, तो लॉट ऑफ कंज्यूमर कंपनीज वी हैव गॉट, स्पेशली द न्यू एज कंज्यूमर, नॉट द स्टेपल्स एंड ऑल, वो नहीं। तो हम ग्रोथ देख रहे हैं इसमें कि अगले 2 साल के लिए कहाँ कहाँ से ग्रोथ आ सकती है। कुछ ये फास्ट फैशन में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, ये कोई चिंता की सर बात इंडिया में कंजम्पशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये देखिए कि आप कंपटीशन बढ़ रहा है, पर आप कहीं भी जाके देखिए आपको फुल मिलेगा। तो आई एग्री। हाँ, हमें तो ये देखना है कि उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से आएगी। आई थिंक कंपनीज की जो ये ग्रोथ है, जो रिटेल वाले हैं, इनकी ठीक ही आएगी। ओके, फार्मा हो गया, हाँ, न्यू एज वाली कंपनी हुई, कंजम्पशन वाली, हाँ जी। और कैपिटल गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज जो नीश हैं, अब मैं वो कंपनीज नहीं ले रहा जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, बिकॉज समवेयर आई थिंक अ नेगेटिव रिलेटिव चेंजेस विच इज हैपनिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स मास स्पेंड हो रहा है, जो हम फ्रीबीज जिनको बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बर्न कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर को भरना पड़ेगा ही। तो जो, और वैसे भी मैं सोचता हूँ द लीडर्स ऑफ द पास्ट बुल रन विल नॉट लीड द नेक्स्ट बुल रन, देयर विल इमर्ज न्यू लीडर्स। तो हम वो न्यू लीडर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके अलावा डाइवर्सिफाइड है थोड़ा, कुछ एक आध कंपनी रियल एस्टेट में है जो मुझे ठीक लग रही है। फिर यही सब है सर। एक चीज़ मुझे 2 क्वेश्चन मेरे, एक फार्मा पे एक और सॉरी, एक हाँ। बहुत मेजर चेंज जो इंडिया में आया है, बिगेस्ट रिलेटिव चेंज दैट हैज हैपेंड इज आवर इंडियन रिटेल। जो इंडियन रिटेल, जो ये फाइनेंशियल एसेट्स में जो चेंज आया, क्योंकि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंज आया, चाहे आप वो कोई एक्सचेंज बोलिए, चाहे डिपॉजिटरी बोलिए, या वेल डिवर्सिफाइड ब्रोकर ग्रुप्स बोलिए, इनमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अब तो बिल्कुल ये वाला सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग, क्योंकि अभी जो 10-15 करोड़, 15 करोड़ साइक्लिकल सेक्टर था सर पहले। हाँ। मार्केट चढ़ती थी, ये चढ़ते थे, मार्केट टूटती थी, ये टूट जाते थे। लेकिन अब रिटेल के साथ जो रिलेटिव चेंज आया है, ये सेक्टर की एक ओवरऑल री रेटिंग एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। इसको जो देखने का नज़रिया है मार्केट वो बदल रहा है, वो चेंज हो जाएगा। आई एग्री, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 4-5 साल की अगर आप लोग जर्नी देखें तो जितनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं उसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और पिछले 6 महीने के कमज़ोर बाज़ार में भी वहाँ कोई बहुत ऐसा दिक्कत नहीं है। रेगुलेटरी इश्यूज से ठीक है, कुछ एक्सपायरी बंद कर दी या कुछ कर दिया,
अदरवाइज कोई बहुत बड़ा चेंज आया नहीं, रिटेल का जो सपोर्ट है वो बना हुआ है। लेकिन मैं कह रहा था कि फार्मा और जो न्यू एज वाली बात करें, इसमें मेरे दो क्वेश्चन है। तो फार्मा ना बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हॉस्पिटल भी मानता हूँ, हॉस्पिटल तो मैं FMCG भी मानता हूँ, फिर उसमें मेडिसिन वाली भी हैं, CDMO हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जेनरिक हैं। तो इतने बड़े फार्मा सेक्टर में जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा चाइना पे API के लिए है, फिर वो US में बेचते हैं, तो पता है एक तरह तो इधर तो टैरिफ भी लग रहा है, उधर बेचना भी है, उधर भी दिक्कत है। तो फार्मा का सिलेक्शन कैसे आप करते हैं? मुझे CDMO CMO ज़्यादा बेटर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें जो जर्नी है वो अभी शुरू हुई है। सो समवेयर मैं इसको फार्मा सेक्टर को ऐसे देखता हूँ जैसे हम आज से कुछ साल पहले केमिकल सेक्टर को देखते थे कि इसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन दीज कंपनीज टू एक्सेल। इन कंपनीज को अपना एक जो ग्रोथ है वो इनको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज अ ह्यूज मार्केट हैज़ टू ओपन अप विद ऑल्टरनेट टू चाइना। अब हम ये कह के नहीं चल सकते कि हम सिर्फ चाइना से ही काम करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। चाइना +1, द रियलिटी इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज मस्ट। इन करंट ग्लोबल सिनेरियो, जो ग्लोबल टर्मोइल है पोस्ट कोविड, इस डिकेड में चाइना का सब्स्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किसी ना किसी को बनना पड़ेगा। आप कपड़े बांग्लादेश से बनवा सकते हैं, जूते वियतनाम से बना सकते हैं, थाईलैंड से बना सकते हैं, बट फार्मास्यूटिकल इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स यू नीड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। सो ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही दे सकती हैं। ओके, न्यू एज कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल ये है कि डिसरप्शन बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में पिछले 4-5 सालों में तो हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि बहुत ओल्ड इकोनॉमी वाली कंपनीज़ को भी अपने को सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। एग्जाम्पल के लिए कोई वैसे ही समझने के लिए है कि जैसे ये क्विक डिलीवरी सिस्टम आ गया, ठीक है, अब उसमें बहुत सारी कंपनीज आ गई, कंपटीशन बहुत हो गया। एब्सोल्युटली। तो क्विक डिलीवरी कंपनीज या क्विक जो 10 मिनट में 5 मिनट में आपके पास सामान पहुंचा रही, वो जो आपको दिखा रही है अपने ऐप में, आप उसको ही चूज़ करते हैं और मंगाते हैं। तो इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट FMCG कंपनीज पे पड़ा और वो लोग रियलाइज़ भी कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल के लिए था। ऐसा डिसरप्शन आपको ऑटोमोबाइल में भी दिख रहा है। ऑटोमोबाइल में तो बहुत मैसिव डिसरप्शन आ रहा है, फार्मा में भी आ रहा है, IT कंपनीज में AI की वजह से आ रहा है। हमारी प्लम्बिंग कंपनी है, अब नया जो माल आया उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे उसको ठीक करना है। तो ये जो डिसरप्शन है, ये आपके थिंकिंग प्रोसेस में, स्टॉक सिलेक्शन में, रात में सोते समय ये बात कितना बार आप सोचते हैं कि यार ये वाले में डिसरप्शन कितना हो सकता है? सर आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि हमारी जो रिलेटिव चेंज एल्गोरिथम है जिसमें अराउंड 170 फैक्टर्स पहुंच चुके हैं, ओवर द ईयर्स हमने ऐड किए हैं डिफरेंट फैक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, वो रिलेटिव चेंज को अच्छा स्पॉट कर देती है। तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, मतलब कि हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने स्पॉट किया है उससे जो मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, माई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी सिंपल। मैं बोलता हूँ निफ्टी 12 से 14% का प्रोडक्ट है, आई वांट टू डू 1.5 to 2x, तो मेरी ब्रॉड रेंज आ जाती है 18 से 28। ओके, इसका मतलब या तो मुझे 3 साल में पैसे डबल करने या 4 साल में, इससे ज़्यादा नहीं मैं सोचता। मतलब कोई 20 साल का डबल तो बहुत शानदार है। हाँ, तो सर ये होता है, अगर आप सही टाइम पीरियड पे लेंगे तो आपको 3 से 4 साल में पैसे डबल मिलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। हाँ, तो हमारा फोकस इतना ही रहता है। तो मैं ओवर ज़्यादा माइंड नहीं लगाता, बस मैं ये देखता रहता हूँ कि जो भी मेरी एल्गोरिथम मुझे रिलेटिव चेंज पंचन बोल रही है, क्या वो ठीक बोल रही है? ज़्यादातर तो ठीक ही होती है। नाउ आई बिलीव कि हम उससे थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स वो कंसिडर करती है, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग से कनेक्टेड है वो। तो आई बिलीव कि हमें ज़्यादा सोचने का मौका अब मिल नहीं रहा है। दैट इज़ व्हाट डेटा डज टू। तभी मैं बोल रहा था ना कि आप जब टेक को कनेक्ट करते हैं, तो जब टेक के कनेक्शन से आपको ये समझ आता है कि हाँ, ऑल द डाटा दैट आई नीड, या जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल चुका है। सो देयर इज़ नो पॉइंट वेवरिंग नाउ, द पॉइंट इज़ यू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू ट्राई टू मेक इट बिग। AI का इस्तेमाल करते हो? AI को अब अमेलगमेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो हमें हेल्प कर रही है। हाँ, जैसे चैट GPT की API लेके, अभी तो ये लैंग्वेज LLM मॉडल्स हैं, बट ये LLM मॉडल्स भी कहीं हेल्प कर रहे हैं आपको। दे ट्राई टू मेक अ सेंस फॉर यू। जो पहले हम लोग, मतलब बेसिकली अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारी रिसर्च टीम है, जो पहले जो उनको करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता लगता था, वो आज 1 दिन में कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दीज LLM मॉडल्स।
जैसे अब हमारी एल्गो में जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं वो सबको हम पुल इन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ LLM। राइट, तो ये समझ आता है कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या सोच है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल इन द मार्केट दैट यू लर्न फ्रॉम अदर्स एज वेल कि कौन क्या सोच रहा है इसमें कि अरे वो ये सोच रहा है मैं इसके अगेंस्ट सोचूंगा, नहीं। आपको ये देखना है कि वो ये सोच रहा है, क्या वो सही सोच रहा है। आप अपना परफेक्ट नोड पकड़िए, ठीक है। मार्केट तो समुंदर है, मार्केट समझ लो। हाँ, तो आप नोड पकड़िए एंड देन उस नोड पे अपनी चीज़ को ड्वेल करिए। द पॉइंट इज, जब हमें पता लगा कि गवर्नमेंट गोइंग इनटू एन इलेक्शन ईयर विद केपेक्स, तो कहाँ चेंज आएगा? तो ऑफ कोर्स 4 ही तो सेक्टर है, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। अब पॉइंट है कि मुझे ये चीज़ पता लग गई है, बाकियों को भी पता, हाउ टू मेक इट बिग, how to make sure that this theme becomes a 25-30% part of my portfolio, because everybody says अरे ये तो cyclical है, बजट आएगा टूट जाएंगे, करेक्ट, but they were the biggest wealth creators for 2 years. So ये relative changes को spot करना और बड़ा करना पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, rather than fighting with the algorithm कि हाँ जो आप हमें disruptions दे रहे हो या आप हमें relative change दे रहे हो ये ठीक नहीं है या मैं कुछ और सोच रहा हूँ इसके अलावा, बिकॉज मेरा घर पूरा होता है। आप ये समझिए कि अगर हम हिंदी में बोलें। एब्सोल्युटली। तो अब काफ़ी चीज़ें हमने समझी, लेकिन जैसे मैं 24 घंटे सोच रहा हूँ कि मुझे इनसे बात करनी है, मार्केट सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करते? फेवरेट पास टाइम क्या है? अच्छा, ये पिछले 6 महीने में जब आप इन्वेस्टेड नहीं थे तो पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, क्या क्या करते क्या थे? पिक्चर देख रहे, घूम रहे हैं? सर पोर्टफोलियो तैयार कर रहे थे जो अब लेना है। मतलब उसमें भी पढ़ाई चल रही थी। हाँ, पोर्टफोलियो तैयार कर रहे थे जो अब लेना है, बिकॉज देखिए मार्केट तो नहीं आप छोड़ मुंबई की लाइफ बताओ ना, अभी ये मार्केट तो हो गया बहुत। हाँ हाँ, मुंबई कैसा लगा आपको? मुंबई, लुधियाना से मुंबई आई बिलीव लोग बॉम्बे के बहुत ही प्यारे। आई बिलीव इंडिया में सॉरी बट ऐसा लगता है कि इंडिया में मुंबई से प्यारे लोग मिलने आपको बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जब मैं मुंबई पहली बार आया था तो मैं अपनी गाड़ी बैक कर रहा था, तो एक भाई साहब जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शाम को अपने काम से घर जा रहे होंगे, वो गाड़ी मेरी बैक करवाते हैं और इतने में मैं उतरता हूँ कि उनको थैंक यू बोलूँ, उतने में ही इज़ नो वेयर टू बी सीन। सो दैट इज़ व्हाट मुंबई इज़। तो मैं 2009 वगैरह में लोकल में ट्रैवल करता था, जब BSc में मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे जो उस लोकल में मेरे दोस्त बने, जो मुझे बॉम्बे का कल्चर समझ आया, जो यहाँ पे ये दिखाया कि आप यहाँ पे 10,000 की मील भी खा सकते हो और 10 रुपये में भी खाना खा सकते हो। राइट। जो BSc के बाहर का सैंडविच कभी मिला, हाँ, जो यहाँ पे सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पे आपके सामने फ्रूट सैलड आपको कट के मिलती थी, तो उन चीज़ों से मुझे ये समझ आया कि शहर के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो मुंबई में लगती है कि मेरे बच्चे आर ग्रोइंग अप इन अ वेरी वेरी आई वुड से राइट एटमॉस्फेयर। जैसा एक ह्यूमन बीइंग को बनना चाहिए, वो एक कल्चर मुंबई बहुत ही आपको देता है। जब हम आए थे यहाँ पे घर ढूंढ रहे थे, तो 5 स्टार था कोई BKC में, उसमें रुके हुए थे, तो वहाँ पे लोग शाम को शॉर्ट्स में घूम रहे थे और मेरी वाइफ अमेज थी कि अरे यार शॉर्ट्स में 5 स्टार में घूम रहे हैं, दिल्ली से लुधियाना से आके आपने कल्चर कभी नहीं देखा। राइट। सो दिस इज व्हाट बॉम्बे इज, नो फ्लैम्बॉयंसी एंड ब्यूटीफुल पीपल। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि आई डोंट नो ये शहर जितना इसके पास पैसा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे क्यों रह गया, और एक्चुअली बहुत पीछे रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब काम होना थोड़ा शुरू हुआ है, बट जैसे मैं बांद्रा में रहता हूँ और अगर मैं कार्टर रोड पे बोलूँ, कार्टर रोड इज अ ज्यूल ऑफ बांद्रा, एंड बांद्रा में इतना पैसा है, पर अगर आप कार्टर रोड पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ वन ऑफ द फिल्दिएस्ट प्रोमेनाड्स। तो बस मुझे वो थोड़ा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉम्बे पीछे है। और ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे थे खाने में, आप अगर नॉर्थ इंडिया से आए तो आप नॉर्थ से आए ना, इसलिए खाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब लुधियाना भूल गए आप? मतलब हाँ, लुधियाना को एकदम नहीं, लुधियाना तो देखिए जो हाँ वो जो जन्मभूमि तो जो लुधियाना है वो तो है ही, पेरेंट्स हैं लुधियाना में, फ्रेंड्स हैं आपके लुधियाना में, बट हाँ बॉम्बे आपको एक अच्छा कल्चर प्रोवाइड करता है। और स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो जो आपको टैलेंट यहाँ आप अट्रैक्ट करते हो, सबसे ज़्यादा मज़ा उनसे आता है व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम योर टीम। यहाँ का जो टैलेंट है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कल्चर शुरू से सीखा है, एंड देन हैविंग द गुजराती एंड मारवाड़ी कम्युनिटी ऑल्सो गिव्स यू यू नो एन एज इन मुंबई। तो आपके कुछ दोस्त बनते हैं, जैसे अगर आप पंजाब की बात करें तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैम्बॉयंसी देयर, या कि हाँ खाया पिया निकले, मतलब नॉट अ वेरी जनरली पंजाबीज आर वेरी हैप्पी, इजी टू गो एंड नॉट थिंकिंग अ लॉट।
बट यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स कभी ये समझाते हैं, कंपनीज को जो तोड़ना मैंने मुंबई में सीखा है वो मैंने कहीं नहीं सीखा। तो मुंबई सपनों का शहर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। और मैं 21 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि आप काली पीली टैक्सी से जा रहे हैं या आप मर्सिडीज एस क्लास से जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि काली पीली टैक्सी वाला कल क्या बन जाएगा और आप क्या बन जाओगे। ये इस शहर की ब्यूटी है और बहुत ही शानदार लोग हैं यहाँ के। खाने पीने में हम लोग को चूँकि नॉर्थ इंडियन में थोड़ा स्पाइसी फूड कम मिलता है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं हम लोग। तो इस लिहाज से अनिरुद्ध भाई मुंबई बहुत शानदार है। तो अब कहाँ एक्सपेंशन कर रहे हैं आप? सर नीरज जी, एक हमने शुरू जो हमारा बैक ऑफिस है वो आज भी लुधियाना ही रखा हुआ है। ओके, ठीक है जी। फिर हमारी एक मुंबई हो गया, अब हम गिफ्ट सिटी, बिकॉज हम गिफ्ट फंड लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो अहमदाबाद में है गिफ्ट सिटी में। फिर हमारा एक गुड़गांव में है, एंड लेटेस्ट जो हम एक मेजर इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस खोल रहे हैं वो दुबई में खोल रहे हैं। वेरी नाइस। तो एक्सपैंड भी हो रहा है इन्वेस्टेट। और मज़ेदार बात ये थी कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एक बार तुक्का लग सकता है, 2 बार लग सकता है, लेकिन जब बार बार लगता है या बार बार आप कोई काम करते हैं तो उससे दिखाता है कि आप बहुत कंसीडर्ड कॉल लेते हैं, जो कि अनिरुद्ध ने ली कि हमें इस जगह पे अब बेच देना है। और वही मार्केट का टॉप भी था। 27 सितंबर आई गेस टॉप मार्केट का बना था, उसके बाद से मार्केट नीचे आया। तो बहुत मैं एक्साइटेड था कि अनिरुद्ध से बात की जाए, क्योंकि मैंने मेरी जान में कोई फंड मैनेजर नहीं था जिसने 100% कैश कॉल ली हो, और अनिरुद्ध ने ली। तो इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी इनसे बात करें, समझें कि उस समय क्या इनके दिमाग में चल रहा था। और अब इन्होंने 100% इन्वेस्ट कर दिया है। आप दोनों परिस्थितियाँ आप देख लीजिए। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अनिरुद्ध को अच्छा लग रहा है। उन्होंने 100% इन्वेस्टिंग की है और 2 साल की जर्नी को लेके कम से कम यहाँ से चलेंगे तो पैसे उसमें बनेंगे। होपफुली इस पूरी चर्चा से, इस पूरी बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मार्केट के लिहाज से, लाइफ के लिहाज से, और बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में काम आएंगी इससे सीखने के लिए। जो कि मेरे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में अगर मैं 1% भी हेल्प कर सकूं तो मैं अपने इस काम को सफल मानूंगा। लास्ट क्वेश्चन है अनिरुद्ध, सबसे फेवरेट बुक कौन सी जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? देखिए, मेरी लाइफ में अगर आप फेवरेट की बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया, आपने सीखा। देखिए मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ, तो मैंने आई हैव क्वेश्चन एवरीथिंग इन माय लाइफ, रिलेशंस, आई हैव क्वेश्चन स्टॉक मार्केट, आई हैव क्वेश्चन गॉड। मतलब बहुत क्वेश्चन किया। मतलब मैं अननेसेसरी मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहता था। मेरे घर में पूजा का बहुत अच्छा कल्चर है। स्कूल के वो शैतान बच्चे थे क्या? मैं टीचर से बार बार सवाल पूछना? टीचर से इतने सवाल नहीं पूछता था, पापा से, फादर से बहुत सवाल पूछे मैंने। हाँ। पर उससे ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरे जो आंसर किया, एंड माई ओनली गो टू नाउ, आई डोंट आस्क क्वेश्चन एनीवन एल्स एक्सेप्ट द भगवद गीता। जो भगवद गीता ने क्लैरिटी दी लाइफ की कि हाँ ये सब क्यों कर रहे हो, उसका एंड क्या है, हाउ टू लीड लाइफ, हाउ टू यू नो व्हेन एवर इन कन्फ्यूजन हाउ टू गेट आउट, तो वो भगवद गीता से आया। पर जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भगवद गीता को भी मैंने क्या किया, टेक में थोड़ा सा डाला। सारे भगवद गीता के वर्सेस आई गॉट इट इनटू चैट जीपीटी, एक मॉड्यूल क्रिएट किया और अपनी साइकोलॉजी पूरी एक्सप्लेन करी कि लाइफ की जर्नी क्या रही। तो अब मैं उससे पूछता हूँ कि जब भी मुझे कोई कन्फ्यूजन आती है या कोई हैप्पीनेस होती है, दैट हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू हैंडल माई बैड थिंग्स। तो आई थिंक भगवद गीता इज अ कंप्लीट बुक एंड अ ट्रेजर। मतलब फॉर एवरीबडी। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स। आई लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, द 7 हैबिट्स, a lot of books, but ultimately I think all of them are inspired from the Gita. एग्जैक्टली उसको पढ़ने के बाद तो फिर किसी बुक की लिटरली ज़रूरत नहीं पड़ती, और तो IIMs में भी पढ़ाई जाती है। तो अल्टीमेट बुक है गीता, जिसमें हर मन के सवाल का आपको जवाब मिलता है, और अपने हिसाब से अगर आप कस्टमाइज़ कर लेते तो और इजी हो, जैसा कि अनिरुद्ध ने कर लिया। तो चलिए इसी मोड पे बातचीत खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, शो बढ़िया लगा है, तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।